हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के टॉपिक जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो देखिए, इस पे हम लोग ने अपने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और उसको हम लोग ने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी कैलकुलेट करके देखा था कि फॉरवर्ड बायस पे जहां हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम के आसपास आता है, वहीं रिवर्स बायस के कंडीशन पर जो उस पर रेजिस्टेंस अपीयर होता है वो होता है 10⁻⁷ ओम्स के आसपास। यानी कि बहुत ज्यादा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, बहुत कई ऑर्डर्स का यहाँ पर जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस का वो यहाँ पर है। यानी कि एक तरफ वो बिहेव कर रहा है एज अ कंडक्टर, या कह लीजिए कि एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी तरफ यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन पर जब हम लोग पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं बाहर लगे हुए बैटरी की, तब वो एक इंसुलेटर की तरह वहां पर वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, या मतलब नियर टू इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं होगा वहां पर, एक वो क्या कर रहा है, एक एक तरफ तो करंट आसानी से पास होने दे रहा है और दूसरी तरफ करंट आसानी से पास नहीं होने दे रहा। और ये जो रिवर्स बायस वाली कंडीशन है वो ये है कि जो वोल्टेज है हमारा वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारा वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन पर भी हमें एक करंट देखने को मिलेगा, और इस चीज को हम लोग ने इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक से समझा था। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको बोला जाता है रेक्टिफायर। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर। तो इस रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर काम करता है जो एसी हमारे पास मौजूद होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो मौजूद होता है, उसमें से डीसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है, या इसको और सिंपल वर्ड्स पे बोला जाए तो एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। क्लियर? तो फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड, जब हम लोग जंक्शन डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ने देखा, तो हमने वहां पर यह देखा कि इट अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। हम लोग ने यहां पर देखा कि जब फॉरवर्ड बायस में होता है तभी करंट जाता है, वरना इस ब्रेक डाउन वोल्टेज से अगर हम लोग कम वोल्टेज पर रहते हैं, अब देखिए ना यहाँ पर 0.6 वोल्ट इधर लगाया है, मान लीजिए 1 वोल्ट भी लगाते, तो इस 1 वोल्ट के लिए अगर हम लोग रिवर्स बायस पे 1 वोल्ट लगाते, 1 वोल्ट लगाते रिवर्स बायस पे, तो कोई यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को, मतलब जो हमने वोल्टेज लगाया उसकी वजह से कोई भी करंट देखने को नहीं मिलता। तो फॉरवर्ड बायस में 1 वोल्ट तो वहां पर करंट अपीयर कर रहा है, बट रिवर्स बायस पे 1 वोल्ट वहां पर किसी भी तरीके का करंट वहां पर शो नहीं हो रहा है। यानी कि रिवर्स बायस पे वो ब्लॉक कर दे रहा है, रिवर्स बायसिंग पर वो क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। तो अगर हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करें डायोड में, समझिएगा इसको गौर से, कि अगर हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करें डायोड में, तो करंट क्या करेगा? वो जब जब वो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तभी वो करंट फ्लो करेगा। जब वो डायोड हमारा रिवर्स बायस पे होगा तो करंट उससे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अब देखो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो इस तरीके से वेरी करता है। हाँ, है ना, इस तरीके से वेरी करता है। तो इसकी ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि अगर हम लोग ने कुछ इस तरीके का एक सर्किट बनाया, लेट अस सपोज कि यहां पर एक हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इस पे हम लोग ने लगाया है एक इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर जिसने कि वोल्टेज को कुछ ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया? यहां पर हमने वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करा लिया, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया। उसके बाद फिर अब जो यहां पर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इस तरीके का वेव फॉर्म। जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके का है। हाँ, यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम कर दी गई है, यानी कि जो वोल्टेज पहले ऐसे था, मतलब कि जो एसी वोल्टेज पहले ऐसे था, अब उसको क्या कर दिया गया है? उसकी वोल्टेज की वैल्यू कम कर दी गई। तो वोल्टेज की वैल्यू कम करने से क्या होगा कि यहां पर जो ये इस तरीके से ये था, ये वेरिएशन हमें मिलेगा।
बट अब हमने वोल्टेज कम कर दिया तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घट गया, वही बस अंतर है, बस हो गया। बाकी जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल एकदम सेम मिलेगा यहाँ पर। तो इधर से इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म हमारे बराबर है। तो जब यहाँ के वेव फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं, यहां पर वेव फॉर्म ऐसा है हमारा, तो यहां पर क्या हुआ, अब ये मौजूद है हमारे पास वेव फॉर्म, इससे ही हमें बनाना है डायरेक्ट करंट को। डायरेक्ट करंट का मतलब यह है कि वो अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज ना करे। यानी कि अगर यहां पर हमें देखें पॉइंट को और इधर पॉइंट को देखें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये इस तरीके से प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है, और निगेटिव हाफ साइकिल पर ये इधर क्या बन जाता है, माइनस, और ये बन जाता है इधर प्लस। यानी कि यहां पर हर साइकिल में यहां पर क्या हो रहा है, चेंज होता है। हर साइकिल में चीजें यहां पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो इससे हमें डायरेक्ट करंट अगर बनाना है तो हमें चाहिए होगा ये चीज कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो हमें आउटपुट मिले वो, अगर इस वायर की इस पॉइंट पर हम लोग बात करें तो प्लस ही मिलता रहे, और इस पॉइंट पर बात करें तो माइनस ही मिलता रहे, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो मैं यहां पर जो पॉइंट्स बना रहा था वो आप इसलिए बना रहा था ताकि आपको समझ पे आए कि अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है। अब यहां पर समस्या क्या है कि इधर से तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, इधर से तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, तो यहां पर प्लस माइनस चलता रहेगा। यहां पर हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि प्लस इधर मिलता रहे और माइनस इधर मिलता रहे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लगाते हैं एक छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसको कि बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। हमने यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर स्टार्ट होता है प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, क्या आती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये पॉइंट जो है इसका पीएन जंक्शन डायोड का वो हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पर। तो ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड बायस और ये अपने आप से करंट को पास होने देता है, यानी कि यहां पर इस सर्किट में करंट डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, और हमें इस जगह पर मिलता है पॉजिटिव और इस तरफ मिल जाता है नेगेटिव। यानी कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है वो पास कर जाती है इस डायोड से, और पास करके जो आउटपुट हमें मिलता है वो ऐसे मिल जाता है यहां पर। वेरिएशन है पूरा, क्योंकि पॉजिटिव में था ये, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से ऐसे निकल गई। अब आती है निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आती है, ठीक है, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आती है, तो निगेटिव हाफ साइकिल के साथ क्या होता है कि ये वाला हिस्सा, ये निगेटिव हाफ साइकिल, यहां पर ये जैसे आता है तो ये बन जाता है नेगेटिव। ये पोर्शन हो जाता है लोअर पोटेंशियल पर, और ये पोर्शन हो जाता है हायर पोटेंशियल पर। पॉजिटिव निगेटिव की जगह पर अगर हम लोग चाहें तो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी के बेसिस पर ही आपको बायसिंग समझाई है। तो डायोड में इस तरफ जब लोअर पोटेंशियल आया और इधर हायर पोटेंशियल आया, उस वजह से ये हो गया रिवर्स बायस पर। ये हो गया किस पे, रिवर्स बायस पर। तो रिवर्स बायस पर जैसे ही ये होगा, ये रिवर्स बायस पर जैसे ही होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर अब इसके रिवर्स बायस होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो निगेटिव हाफ साइकिल पर ये क्या करेगा, कोई करंट नहीं है तो इस यहां पर हमें कोई वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर हमें कोई वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, यहां पर कोई करंट नहीं होगा और यहां पर कोई हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा इसके क्रॉस। यानी कि वो जो निगेटिव हाफ साइकिल थी वो हमारी ब्लॉक हो गई। वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। उसके बाद फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, उसके बाद जब फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हो गया हमारा हायर पोटेंशियल, फिर ये हो गया लोअर पोटेंशियल, फिर और यहां से हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो पास हो जाती है। मतलब वही चीज प्रोसेस की करंट होता है यहां पर, और करंट होने की वजह से इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो चलता रहता है। यानी कि ये जो हमारा रेक्टिफायर था इसने क्या किया, जो हमारे पास एसी वोल्ट था उसको देखो डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब हमारी यहां पर जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं हो रही है।
पोलैरिटी सेम ही है। हाँ, वेरिएशन है। वेरिएशन इस पे देखो, पहले तो वोल्टेज बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बट पोलैरिटी नहीं चेंज होने पा रही। वो क्या कर रहा है, जब पोलैरिटी चेंज हो रही है उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो पोलैरिटी चेंज नहीं हो पा रही, वो सिर्फ क्या कर रहा है कि जो वैल्यू बढ़ रही घट रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, ऑल गुड, पास होने दे रहा है। बट जैसे ही वो रिवर्स बायस वाली कंडीशन पर आ रहा है तो ये उसको रोक दे रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड इन सीरीज विद अ लोड, अ पल्सेटिंग वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड। ठीक है, तो जब हमारा एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होगा इस पे डायोड के क्रॉस, तो वहां पर हमें आउटपुट में इस तरीके का पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि इस पे हाफ साइकिल आती है, हाफ साइकिल फिर हाफ साइकिल फिर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल फिर यहां पर कुछ नहीं, फिर हाफ साइकिल, फिर यहां पर कुछ नहीं, फिर हाफ साइकिल। तो इस तरीके से पल्सेटिंग हमें यहां पर आउटपुट देखने को मिलता है। इस तरीके के रेक्टिफायर जो होते हैं, जहां पर कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ही देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि ये जो हमारा सेटअप है, ये जो हमारा सेटअप है, ये कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। सिर्फ डायोड हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं कहलाएगा। डायोड को हमने किस तरीके से यूज करके डायरेक्ट करंट ऑब्टेन किया है, पल्सेटिंग है वो बात अलग है, बट डायरेक्ट करंट है यानी कि उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो हमारा कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या कहलाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर को मतलब ये जो पूरी चीज है ये हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। मतलब इस पे हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, यानी कि इस पे जो मेनली अगर हम लोग देखें तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का सेटअप हमारा। यहां से ट्रांसफॉर्मर के यूज करके तो उसके जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको घटाया जा रहा है, वरना वोल्टेज अगर हाई होगा तो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज से अगर ज्यादा हो गया तो इसको क्या करेगा? बर्न कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा। तो उसके लिए हम लोग यहां पर लो वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है आगे कि यहां पर जो हमारे पास अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि पल्सेटिंग मिल रहा है हमें। कैसे मिल रहा है? पल्सेटिंग मिल रहा है। पल्सेटिंग होने की वजह से यहां पर कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो जा रही है? लॉस हो जा रही है। तो इस लॉस से बचने के लिए अब क्या किया जाए? ये जो लॉस है उस लॉस से बचने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक नए तरीके का बनाते हैं जिसपे कि दो डायोड यूज करते हैं। यानी कि किसी तरीके से अगर हम इसको भी ऑब्टेन कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको अगर हार्नेस करना है हमें, ये निगेटिव हाफ साइकिल को हार्नेस करना है, तो निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि ये इधर निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो है, क्या ही मतलब है इससे ज्यादा? कोई अंतर है? मतलब समझिए कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। जब निगेटिव हाफ साइकिल आई तो यही तो हुआ कि ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया। तो ये जो इस जगह पर लगा हुआ है उसी तरीके का अगर यहां भी लगा होता तो ये इस निगेटिव हाफ साइकिल को यहां से पास होने देता, निगेटिव हाफ साइकिल को यहां से पास होने देता, और ये जो हमारा ये वाला है वो रुक जाता। बट यहां पर क्या होता कि फिर हमें ये जो आउटपुट है वो सही तरीके से नहीं मिलता। तो इन्हीं दो डायोड का यूज करके एक प्रॉपर तरीके से उनका अरेंजमेंट बनाकर हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसमें इस मिसिंग साइकिल को भी रख लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण से होता क्या है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ देखो ये एक वेव है, ये एक वेव है, इस वेव का सिर्फ आधा ही रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, सिर्फ आधा ही मिल रहा है, आधा तो लॉस हो जा रहा है। तो जब हम पूरे वेव का रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमें अब फुल वेव रेक्टिफायर तक पहुंचना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या करेंगे हम लोग यहां पर? आ, बहुत आसान है, दो डायोड्स का यूज करेंगे। दो डायोड्स को यूज करते हुए कुछ इस तरीके का सर्किट यहां पर हम लोग बनाएंगे। यहां पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा है, ये देखो ट्रांसफार्मर हो गया, डिजायर्ड वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए हो गया। बट इस ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस वाले ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पर। ये ट्रांसफार्मर और सेंटर टैप्ड है। ये क्या है? सेंटर टैप है इस ट्रांसफार्मर में, यानी कि
एक और हमारा वोल्टेज अपीयर हो रहा है इसके क्रॉस, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में चीजें क्या हो रही हैं, अपना जो पोलैरिटी है वो चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, सेंटर टैपिंग की वजह से इसको हम लोग ने जब ग्राउंड किया तो ये बन गया हमारा इस ग्राउंड से कनेक्ट करने पर एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहां से जो हमारी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, ठीक है, जब क्या आती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो अब देखो इसका प्रोसेस कैसे होता है, समझना गौर से। इन ग्राफ्स को देखिए बहुत सही तरीके से कि ये लिखा हुआ है यहां पर वेव फॉर्म एट ए पर वेव फॉर्म, ए पर वेव फॉर्म, ये ए है, ये ए है, और इस पॉइंट पर जो वेव फॉर्म आ रहा है ये उसकी बात हो रही है, ये पॉइंट बी है और इस बी पर जो वेव फॉर्म आ रहा है ये उसकी बात हो रही है। अब इसको गौर से देखिएगा कि जिस समय इस ए पर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसी समय बी पर नेगेटिव हाफ साइकिल है। जिस समय यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल है वहां इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये चीज है, ये चीज है यहां पर, ये हम लोग ने देखा। तो अब बस वही वर्किंग है कि जब यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, मतलब तो ये हमारा फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा। फॉरवर्ड बैच की वजह से ये जो साइकिल आएगी वो आगे निकल जाएगी, और इसके आगे निकलने की वजह से यानी कि ये ऐसे निकल जाएगा, यहां से ये निकलकर हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से ऐसे गया और ये ऐसे चला गया। फिर जब हमारी आएगी निगेटिव हाफ साइकिल, तो जब ये निगेटिव यहां पर होगा, जब ये निगेटिव इस जगह पर होगा, उसी समय पर बी पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, जिसके कारण से ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, और इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहां से ऐसे करंट इसके थ्रू पास होगा, और इस समय इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, वो जो करंट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा इस तरफ से, जिसके कारण इसके अक्रॉस फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा और हमें वो मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से साइकिल रिपीट होगी, और ये वाला जब हाफ साइकिल पहुंचेगा D1 पे तो इधर से पहुंच जाएगा ये, बाकी ये ग्राउंडिंग तो है ही। फिर उसके बाद जब ये निगेटिव पर होगा तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो ये सब कुछ हटकर सिर्फ और सिर्फ यहां से ऐसे पहुंच जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ पे आई। तो वेव फॉर्मेट ए और वेव फॉर्मेट बी, यहां पर हमारा जो ये वाला है वो क्या हो जाएगा, D1, ये हो जाएगा हमारा D2, और ये हो जाएगा, मतलब डायोड 2 पर ये जा रहा है। तो इन वेव फॉर्म का यहां पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, इसका हमें यहां पर आउटपुट मिल गया, और इसका आउटपुट मिल गया ये, और इसका आउटपुट मिल गया ये। तो इन्हीं को ही आउटपुट में जब हम लोग देखेंगे तो मिल जाएगा कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमें यहां पर एक वेव मिली जो कि पूरी तरीके से है एक ही डायरेक्शन पर। ठीक है, यहां पर पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बट वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा। तो जब पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा तो ये हमारा क्या हुआ कि यहां पर आ गया डायरेक्ट करंट। एक्चुअल में इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लोग नाम दें तो इस पे, इसको कहा जा सकता है कि इस पे एसी और डीसी मिक्स है, इस पे एसी और डीसी मिक्स है। ठीक है, या इसको और सही तरीके से बोल रहे हैं तो इसको कह सकते हैं आप कि इस पे सम वेरिएशंस और इस पे डीसी कंपोनेंट मिक्स्ड है। तो इससे डीसी को और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इससे डीसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फिल्टर सर्किट। क्या यूज किया जाता है, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट हमारा कुछ ऐसा होता है, तो रेक्टिफायर पूरा कंपोनेंट, एसी इधर से आ रही है, यहां पर हमें जो मिल रहा है वो इस तरीके का वेव फॉर्म, मतलब ये जो वेव फॉर्म है ये हमारा इधर इनपुट वेव फॉर्म है, इस जगह पर, ये इस जगह पर इनपुट वेव फॉर्म है, और जो इन पॉइंट्स पर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है इस फुल वेव रेक्टिफायर के बाद ये वाला। कौन सा मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, और जो हमें यहां पर इस रेक्टिफायर सर्किट से जो आउटपुट मिला, उसके बाद जो हमने फिल्टर सर्किट लगाया ये, उसके बाद जो यहां पर आउटपुट मिल रहा है
वो मिल रहा है ये, ठीक है, वो मिलता है ये कुछ ऐसा। तो कैपेसिटर क्या करता है कि क्योंकि इसको समय लगता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर, तो कैपेसिटर को कुछ ऐसा यहां पर सेट किया जाता है, उसकी वैल्यू ऐसे ली जाती है ताकि जो यहां पर हमारा कुछ इस तरीके के पल्सेटिंग बनता, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब तक ये हमारा कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो खत्म होता, उतनी देर में फिर से चार्ज हो जा रहा है, उतनी देर में क्या हो जा रहा है, फिर से चार्ज हो रहा है। तो उसका जो लेवल कैपेसिटर का है, जो डिक्रीज होने वाला था, जो उसके वोल्टेज का लेवल डिक्रीज होने वाला था, उतनी देर में फिर से चार्जिंग हो गई उसकी। आपने अगर कैपेसिटर को कभी देखा हो किसी दुकान में, अगर आप अपने कभी पंखे वगैरह को बनवाने ले गए हो, तो वहां पर वो पंखे वगैरह टेस्ट करने के बाद क्या करता है, एक कैपेसिटर के दो तार को ऐसे टच कर देता है। वो पहले सब कुछ सही अपना चेकअप कर चुके थे, चेक करने के बाद उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया हर जगह से। कैपेसिटर को ऐसे जब टच करते हैं तो उस पर स्पार्क जनरेट होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं। सेकंड चैप्टर में यही तो पढ़कर आए हैं कैपेसिटर के बारे में। तो वो चार्ज होल्ड करके रखते हैं, धीरे धीरे उनमें फिर डिके होता है और वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो काम कैपेसिटर का क्या है? चार्जेस को स्टोर करके रखना, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखना। तो जब हम लोग यहां पर एक कैपेसिटर लगाते हैं तो ये करता क्या है, इसको ऐसे समझिए कि जो यहां पर ऐसे हमारे साइकिल्स थी, इन साइकिल से ये क्या हुआ कि ये चार्ज हो गया, ठीक है। एक साइकिल से ये क्या हुआ, ऐसे चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद ये कुछ वैल्यू पर चार्ज हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखो। अब जो यहां पर वोल्टेज है वो चाहे घटे बढ़े, वो चाहे घटे बढ़े, बट जो इसके क्रॉस वोल्टेज है हमारा, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। फिर जब तक ये वैल्यू हमारी वोल्टेज की घटकर जीरो होकर फिर बढ़कर फिर इस पे आती है, तब ये कैपेसिटर को फिर से थोड़ा सा चार्ज करके थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देती है। उसके बाद फिर थोड़ी डिस्चार्जिंग होते, कांस्टेंट वैल्यू, तब तक फिर ये अपनी जो बैकग्राउंड में घूम फिर के फिर वापस आ जाती। तो इस तरीके से हमें एक बार जब वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। और हमें एक डीसी वोल्टेज मिलता है इसके क्रॉस। तो रेक्टिफायर ने तो वेव फॉर्म जो था हमारा उसको क्या किया, वैसे मेंटेन रखते हुए जो उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल्स थे, निगेटिव हाफ साइकिल्स थे, उन सभी को हमने पॉजिटिव साइकिल्स पर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पोलैरिटी सेम रखने लायक बना दिया रेक्टिफायर का यूज करके। और उसके बाद से वो जो आउटपुट आता है उसके डीसी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिल्टर सर्किट लगाकर। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो डीसी इधर जाने से रुक जाती है, ठीक है, जिस कारण से जो एसी है वो इधर जा सकती है, क्योंकि एसी के लिए जो कैपेसिटेंस का हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और जबकि एक ऐसे वोल्टेज के लिए जिसके जो कि डायरेक्ट करंट हो या डायरेक्ट वोल्टेज हो हमारा, तो उसके लिए इसका जो हमारा रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/2π/f(c). यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 0, जो कि डीसी कंपोनेंट पे होती है, तो डीसी कंपोनेंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो उस केस में जब हम लोग 0 रखेंगे तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि जो करंट है हमारा वो डीसी कंपोनेंट वाला इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर कैपेसिटर है, जिसकी वजह से जो एसी है, अब क्योंकि एसी में कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये कम रिएक्टेंस ऑफर करेगा और एसी इस तरफ से ऐसे ट्रेवल करके चली जाएगी, तो उनमें सेपरेशन हो जाता है और हमें आउटपुट में डीसी कंपोनेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा चीजें वर्क करती हैं। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। रेक्टिफायर एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रेक्टिफायर पर बेस्ड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी if the input frequency is 50 hertz? What is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? तो यहां पर दो रेक्टिफायर की बात हो रही है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये कह रहे हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी
अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फुल वेव रेक्टिफायर में फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो कैसे डिफाइंड होती है। हमारी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है ऑसिलेशंस पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा आउटपुट है, वेव फॉर्म का आउटपुट है, तो यहां पर देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो ऑसिलेशंस एक साथ हो, ठीक है। इस जगह पर क्या है कि दो ऑसिलेशंस एक साथ हो, मतलब उसी टाइम पर हमारे दो ऑसिलेशंस हो गए, ठीक है। ऐसे जो कि ये वाला काउंट नहीं करते हैं, और ये यहां से यहां तक जो कि इसको काउंट नहीं करते हैं। तो दो ऑसिलेशंस हमारे हो रहे हैं उसी टाइम पर, यानी कि एक सेकंड में हमारे दुगने ऑसिलेशंस हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन पर, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में अभी भी उतने ही टाइम पर उतने ही टाइम पर उतने ही ऑसिलेशंस हो रहे थे, ठीक है। जिस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। तो आउटपुट भी क्या हो गई, 50 हर्ट्ज। और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के पास जाते हैं, मतलब उस पर जब हम लोग देखते हैं, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो दुगनी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की। तो इस हिसाब से हमारा 100 हर्ट्ज जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब 100 हर्ट्ज निकलकर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर, यहां तक समझ पे आया? तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हुआ, जो कि था क्लास 12 का चैप्टर 14। आई होप जो मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया समझाया वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं फिर किसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।